अगर आज से आपको नीट की प्रिपरेशन शुरू करनी हो और आपको लिटरली कुछ भी नहीं आता हो तो क्या करें। एनसीईआरटी देखकर कन्फ्यूज़न होता है, कोचिंग मॉड्यूल देखकर डर लगता है और यूट्यूब पर इतनी सारी एडवाइस है कि पता ही नहीं चलता है कि किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। तो अगर आप भी नीट की प्रिपरेशन जीरो से शुरू कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप बताऊँगा क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप नीट क्लियर कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू कुमार, जनरल सर्जरी जीआर BHU। सबसे बड़ी गलती क्या है कि स्टूडेंट सबसे पहले बुक्स कलेक्ट करते हैं, 100 PDFs डाउनलोड करते हैं और न जाने कितने टीचर्स के वीडियोस देखते हैं कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो देखिए, नीट के पैटर्न फिक्स्ड होते हैं, जितने भी टॉपिक है वो सारे प्रेडिक्टेबल होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस मेनली ज़्यादा आता है। तो आपको रिसोर्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सोर्स यूज करते हैं और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं। तो अगर आपने एक सोर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है तो आपका रैंक ज़रूर अच्छा आएगा और हो सकता है कि आप भी IMS BHU में आकर पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, तो आपको एक सोर्स यूज करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए राइट रिसोर्सेस क्या है। बायोलॉजी के लिए NCERT एंड NCERT। मैंने 3 बार NCERT क्यों बोला, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 50% क्वेश्चंस आते हैं और वो भी NCERT से ही होते हैं। ठीक है, तो आपको NCERT ही लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बार आपको रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो तीनों के लिए आपको एक क्लास टीचर जिससे भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी आप कोचिंग किए हैं, उनके नोट्स पढ़ने हैं, साथ में NCERT पढ़ने हैं और MCQ करने हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस NCERT के लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक वाले जो NCERT है उसको पूरा पढ़ना है। और फिजिक्स में क्वेश्चंस करने होते हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको यूज करने होते हैं। तो आपको इसमें भी NCERT पढ़ने हैं और उसमें जो भी एग्जांपल्स दिए होते हैं उसको सॉल्व करने हैं, क्योंकि कभी कभी NCERT के गिवन एग्जांपल्स भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, जो भी ऐप आप यूज कर रहे हैं, उस ऐप के क्लास नोट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको मिनिमम रिसोर्स यूज करना है। अगर आप ज़्यादा रिसोर्स यूज करोगे तो कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो अब सवाल आता है कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो जो कि डे बाई डे टफ ही होते जा रहा है, तो आपको कम से कम 8 से 9 घंटे तो पढ़ने ही हैं। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो तो कम से कम 12 घंटा पढ़ना है। और आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, अगर आप 8 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा बायोलॉजी, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और लास्ट के 2 घंटे आपको MCQ प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तभी आप एक अच्छे रिजल्ट ला पाओगे। अब क्या है कि अब ये 2 घंटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उससे कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो देखो, आजकल हर कोई ना कोई ऐप यूज कर रहा है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज करता है। तो आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उससे पहले लेक्चर्स देखो, फिर उसके नोट्स पढ़ो और उसके बाद उसका MCQ करो। ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। तो सारे सब्जेक्ट के लिए सेम ऐसे ही अप्रोच रखनी है और आपको वो गलती नहीं करनी है जो सारे लोग करते हैं कि वो सोचते हैं कि जब मैं पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा तब उसके बाद उसे रिवाइज करूँगा और उसका MCQ प्रैक्टिस करूँगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जैसे ही आप एक चैप्टर रिवाइज करते हैं या एक चैप्टर आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं, उसके बाद अगले दिन जो भी पढ़े हैं उसे रिवाइज करें 1 घंटे
और उसका एमसीक्यू साथ साथ ही प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं सोचें कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो अक्सर लोग करते हैं और यही मात खा जाते हैं। तो बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, उसे अंडरलाइन करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे एक नोट्स में नोट करने हैं ताकि आप लास्ट के 15 दिन और 30 दिन में उसे रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो एनसीईआरटी इज़ बाइबल, आपको उसको घोल के पी जाना है। मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपको अमृत की तरह घोल के उसे पी जाना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जितनी ज़्यादा बार आप एनसीईआरटी रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, जब भी पढ़ना है एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। हर चैप्टर के बाद आपको 50 से 100 एमसीक्यू करने हैं और क्वेश्चंस गलत भी होते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप उसे इम्प्रूव करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपसे गलत होते हैं उसका रीज़न लिखें कि आपसे ये क्वेश्चंस क्यों गलत हुआ। क्या आपका कॉन्सेप्ट गलत था या नॉलेज गैप था, मतलब आपको उस क्वेश्चंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये सारे रीज़न हैं जो आपको पता करना है। अगर आपको नॉलेज गैप है तो आपको वो टॉपिक फिर से पढ़ना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दोबारा उस टॉपिक को देखना है और साथ में एमसीक्यू करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ये एक ऐसा चीज़ है जो आपकी वीकनेस को बताता है। ठीक है, तो आप सिलेबस कंप्लीट करने का वेट मत करो, जितना भी आपको आता है पहले एक जीटी दो, मतलब जो भी आपका मॉक टेस्ट है वो दो। ठीक है, उससे आपको बेस का पता चलेगा कि आपको कितना मेहनत करना है। ठीक है, अपने ड्रीम रैंक को प्राप्त करने के लिए आपको और कितना मेहनत करना है। तो अभी तक आप चाहे जितना भी पढ़े हो, आपको एक मॉक टेस्ट देना है अपने बेस को पहचानने के लिए। ठीक है, और अगर आपका इस मॉक टेस्ट में कम भी आता है तो आप दोस्तों को बोल पाओगे कि हाँ, मैं जब स्टार्टिंग में पहला टेस्ट दिया था तो मेरा इतना कम नंबर था, फिर भी मैं अच्छा रैंक ले आया। ठीक है, तो आपको बाद में मोटिवेशन देने का भी एक जरिया मिलेगा। तो इसलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करने का वेट नहीं करना है, जब भी आपको मन करे एक टेस्ट दे। ठीक है, और उसे बेस बनाकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसे एनालाइज करो, देखो कि कहाँ मिस्टेक्स है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है और उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रिवीजन आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारे साथ भी होता था, सबके साथ होता है। ठीक है, तो पहली बार में किसी को याद नहीं रहता है। जब तक आप उससे 3 से 4 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मुझे कुछ आता है। ठीक है, तो मिनिमम टारगेट रखना है 3 रिवीजन का, और अगर आप 4 से 5 बार कर लो तो सोने पे सुहागा। तो आपको कुछ गलतियां भी अवॉइड करनी है आपके प्रिपरेशन के दौरान, जैसे आपको मल्टीपल रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है, टेलीग्राम पे जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करके उसके पीछे नहीं भागना है, हमेशा मोटिवेशन का वीडियो नहीं देखना है, और हमेशा एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, मतलब अपने दोस्तों से कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को देखो, अपना सिचुएशन समझो और ख़ुद को एनालाइज करो, खुद को डायग्नोज करो और इससे इम्प्रूव कैसे करना है वो सोचो। ठीक है, तो खुद के बारे में हमेशा सोचना है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचना है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया के कारण ही अपना जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो बहुत ही लो हो गया है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से आप दूर रहें। तो अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो या नीट 2026 में आपका अच्छा रैंक नहीं आया है और फिर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो एक बात याद रखो कि फेल्योर सबके जीवन में आता है। जो एक बार फेल होता है वो फेल्योर नहीं कहलाता है। अगर आप एक बार फेल हो के वहीं रुक गए
तब आप फेल्योर कहलाओगे। ठीक है, तो अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो एक बार फेल होने के बाद फिर से उठना है और अपने ड्रीम रैंक के लिए आपको जी जान लगाना है। बहुत सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं। ठीक है, तो आपको वो करने हैं और अपना ड्रीम रैंक लाना है और अपना ड्रीम कॉलेज, जैसे मेरे पीछे जो कॉलेज है IMS BHU, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का ड्रीम कॉलेज होता है, तो आपको वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है अगर आपको यहाँ तक आना है। तो बिना डिसिप्लिन और बिना कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन पाया है। इसीलिए आपको भी सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने होंगे और कुछ चीज़ों को आपको अपनाना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रहा है, आपको किस चीज़ की कमी पड़ रही है जो आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, और मैं उसका खुद रिप्लाई दूंगा और हो सकता है तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।